बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। भारत माता के पुत्र है और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। ये खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत से खतरा है। पूछता है भारत अनुराग भदौरिया जी, सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम हर बार की तरह अपनी बड़ी गाड़ी से जुड़ेंगे। रत्नाकर त्रिपाठी काशी से अगले 30 सेकंड में एवरीवन इज गोइंग टू बी ऑन एयर। बट प्रोफेसर साहब जरा बताइए, ये जितनी मुस्तैदी से आप अपने कुर्ते की बाहें ऊपर करते हैं उतनी मुस्तैदी से जवाब दीजिए। अखिलेश यादव, सुधांशु त्रिवेदी हैज आल्सो जॉइन। अखिलेश यादव अगर बोले कि मुसलमान भाई और बहनों इकट्ठे हो जाओ तो वो सेक्युलरिज्म का चेहरा, वो सबको साथ लेने की बात करते हैं। सुधांशु जी को ले आइए साथ में। और अगर यही बात मोहन भागवत हिंदुओं के लिए कर दे तो आप उन्हें कट्टर बना देते हैं। आप बोल देते हैं कि वो मोहन भागवत मुसलमानों को खतरे में ला रहे। क्या है? या तो अखिलेश यादव भी कम्युनल है या फिर मोहन भागवत भी सेक्युलर है। ये आप सिलेक्ट कर लीजिए, चूज कर लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी ऑल्सो ऑन है। देखिए कौन क्या कहता है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है क्या हम संविधान संबद्ध बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये ज्यादा बड़ी बात। क्या हम देश के लोकतंत्र को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, ये ज्यादा बड़ी बात है। तो जो संविधान कहता है वो उस पर सभी बात करें तो ज्यादा अच्छा है। चाहे हम बोले, चाहे सुधांशु जी बोले, चाहे कोई दूसरा बोले, संविधान संबद्ध बात होनी चाहिए ना। अगर हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, हिंदुस्तान को उन्नति करना है, हिंदुस्तानियत को बरकरार रखना है, हमारे देश का जो संस्कृति संस्कार को बरकरार रखना है, जिससे विश्व में हिंदुस्तान जाना जाता है, तो वो हिंदुस्तान जो विश्व में जाना जाता है हमारे संविधान और लोकतंत्र की वजह से, तो हमें उसको मजबूत रखना है या नहीं रखना। सबसे बड़ी बात ये है हम दूसरों देशों की तरह तो नहीं हो सकते ना। हमारा संस्कृति संस्कार यही है कि अपने संविधान को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, यहाँ विभिन्न भाषाओं के लोग हैं और सभी विभिन्न कहते हैं ना विभिन्नता में एकता है यहाँ पे। तो विभिन्नता में अनेकता में एकता क्यों है? यही तो हमारी खासियत है जिसके लिए विश्व में हम विश्व गुरु के नाम से जाने गए हमेशा। तो विश्व गुरु जो हम जाने जाते हैं तो विश्व गुरु हमें बनने से तो रहना है ना। कहते ना राम रहीम के नाम पे फेंके गए पत्थर से राम और रहीम के बंदे ही तो घायल होंगे ना, और दूसरा कौन घायल होगा? मेरे घर में आग लगाने की कोशिश में दोस्त देखो तेरा हाथ भी जल जाएगा। क्यों ऐसा काम करना? क्या चलन है आज? कहते ना नया चलन है नफरत के जहर से दिलों के घाव पर मल्हम लगाते हैं भाई। अरे नफरत के जहर से दिलों के घाव में मल्हम क्यों लगाते हो भाई? प्यार मोहब्बत से रहिए ना एक दूसरे से। हम जब आप बीमार होते हो, किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो क्या ब्लड बैंक में जाके कभी किसी नेता ने या किसी व्यक्ति ने ये पूछा ये ब्लड किसका है, किसी जाति का है, किस धर्म का है? जब आप ब्लड के बारे में क्या बोल रहे हैं? नहीं अनुराग भदौरिया, एक सेकंड। सवाल क्या था मेरा? नहीं सवाल मेरा क्या था? सुधांशु जी मेरा सवाल साफ था। अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी बोले कि मुसलमान भाइयों इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान भाइयों बहनों अकलियत के सब इकट्ठे हो जाओ तो वो देश बचाने की बात हो जाती है। मोहन भागवत हिंदुओं को इकट्ठा कर ले तो वो मुसलमान को खतरे में ले आते हैं और वो कम्युनल हो जाते हैं। सुधांशु जी, या तो अखिलेश यादव भी कम्युनल है या फिर मोहन भागवत भी उतने ही सेक्युलर है जितने की कोई और। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए एकजुटता की डेफिनेशंस अलग अलग है। आपने देखा कल हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का मातम कारगिल लद्दाख से लेके लखनऊ, सुल्तानपुर, कानपुर, हैदराबाद तक मनाया गया ना, और जय फिलिस्तीन बोला असदुद्दीन ओवैसी ने। तो एक के लिए कोई क्यों नहीं बोला भाई? आप में से कोई जो कहते थे बांग्लादेश में तो जो हो रहा वो बांग्लादेश में हो रहा, हमसे क्या मतलब है? किसी ने बोला सेक्युलरिज्म के सूरमा ने कि जो लेबनान में हो रहा उसका भारत से क्या मतलब है? हाँ, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया उसका भारत के मुसलमानों से क्या मतलब है? चुप। क्योंकि एक को तो हिजबुल्लाह तक भी जोड़े रखना है, हमास तक भी जोड़े रखना है और बाकियों को तोड़ के रखना है। उत्तर और दक्षिण में याद करिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके सुरेश बोले थे कि दक्षिण भारत से टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है तो उत्तर भारत से अलग तक हो जाने की बात जब पत्रकार ने पूछी कि वो भी सोचेंगे। तमिल और हिंदी में लड़ा के रखना है, शायद ये भूल गए इनके साथ में है। डीएमके वाले क्या बोले थे यूपी बिहार वालों के लिए?
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर क्या बोले थे कि बिहार के डीएनए से वो अच्छा है, वो भी ठीक है। मराठी और उत्तर भारतीय में लड़ा के रखना है, अगड़े और पिछड़े में लड़ा के रखना है, दलित सवर्ण में लड़ा के रखना है, और यहां पर बहुत सुंदर सामंजस्य है, मगर दूसरी तरफ कहीं नहीं करना। और मैं एक बात कहना चाहूंगा दर्शकों से, यह बात बिल्कुल सही है, मुस्लिम समाज की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने जिस ढंग से वोटिंग की, उन्होंने दिखाया कि मुझे गैस मिली, मुझे आयुष्मान भारत कार्ड मिला, मुझे टॉयलेट मिला, मुझे किसान सम्मान निधि मिली, मुझे मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ हजार रुपए का फायदा नहीं देखना, मुझे अपनी कौम का भविष्य देखना है। दूसरी तरफ हिंदू समाज में यह बताया गया, तुम कुछ हजार रुपए का फायदा देखो, कौम का भविष्य जाता है, जाने दो भाई, खटाखट देखो, 3 पीढ़ी बाद कटाकट मत देखो, कुछ भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में संख्या बल नहीं जीतता है, लोकतंत्र में एकजुटता बल जीतता है। जो एकजुट होता है वो हैसियत पे ले आता है दूसरों को। याद करिए 24% मुसलमान थे और देश का विभाजन हो गया, एकजुटता का बल जीतता है। 75% कुछ नहीं कर पाए, और इस मामले में अखिलेश यादव हो या ओवैसी हो, बिल्कुल समझदार हैं। उन्हें पता है कि 20% एकदम पक्का है, उसमें ना आप गरीब और अमीर में तोड़ सकते हैं, ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड में तोड़ सकते हैं, ना जाति पे तोड़ सकते हैं, ना भाषा पे तोड़ सकते हैं। मैं दर्शकों से कहता हूं, कभी आपने सुना है कि ओवैसी कहे मुझे तेलुगु में बोलना है? तेलंगाना के रहने वाले हैं। कभी बदरुद्दीन अजमल ने कहा मुझे असमिया में बोलना है, कभी महबूबा मुफ्ती ने कहा मुझे कश्मीरी में बोलना है। सब भाषाएं सही हैं, हमारे यहां कहा गया बोलो नहीं, लड़ो, लड़ो इस मुद्दे को लेके। इसलिए मैं कह रहा हूं, मोहन भागवत जी ने और जो बात मोदी जी ने कही है, यह एक यथार्थ कहा है, और यह सत्य इसलिए है कि जहां पर आपके दिमाग में कहीं कोई कंफ्यूजन या कमजोरी होती है, उसका भविष्य खतरनाक होता है। और यह लोकतंत्र के लिए भी, अन्यथा मेरे प्रिय अनुराग भदौरिया जी जो बहुत ही आक्रामकता और उग्रता के साथ बात करते हैं, मुझे यह बता दें कि दुनिया में जितने मुस्लिम देश हैं उसमें से कितने जो हैं सेकुलर हैं, और कितने में लोकतंत्र है, और कितने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बताइए। और भारत में जो हिस्सा आ गया, कश्मीर में सेकुलर नहीं था 5 अगस्त 90 से पहले, और 2000 ज्यादा लोग नहीं है आज, रिलैक्स, मैं जानता हूं, कम लोग, कम टाइम, प्लीज रिलैक्स। नहीं सुधांशु जी, लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि हिंदुओं को बोला गया कुछ हजार रुपए की सोचो और कई पीढ़ियों बाद की कटकट मत सोचो। अब क्या नहीं, आपकी सरकार है 10 साल से देश में, कौन है ऐसा जो हिंदुओं को डराना चाह रहा है, और कौन है ऐसा जो कई पीढ़ियों बाद कटकट की बात कर रहा है? आपकी सरकार है। आप देखिए, नहीं अनुराग जी, आप दीजिएगा जवाब, मैं आ रहा हूं आपके पास क्योंकि आप देखिए, ये सिर्फ बात मोहन भागवत की स्पीच तक नहीं है। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, में आ रहा हूं दादा, नहीं प्लीज अभी नहीं लेना मुझे डाउन, थैंक यू। अनुराग भदौरिया जी प्लीज समझिए मेरी बात, यह बात सिर्फ सुधांशु जी मोहन भागवत की स्पीच तक नहीं है। अभी एस जयशंकर एससीओ के समिट पे पाकिस्तान जा रहे हैं, कांग्रेस 2 दिन पहले तक बोलती है अरे क्या जा रहे हो, बिरयानी खाने जा रहे हो। आज फारूक अब्दुल्ला ने बोल दिया कि बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पलट गई, कांग्रेस बोले नहीं अच्छी बात है, जा रहे हैं। इनका अपना कोई स्टैंड है नहीं, ये कुछ समझते नहीं। एससीओ समिट किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, इनको नहीं समझ आता। ऐसे ही ये बोले तो सेक्युलरिज्म है, कोई और बोले तो कम्युनलिज्म है, जनता देख रही है। लेकिन आप जो सरकार में बैठे हैं, अगर वो ये बोले कि हिंदुओं को ये बोला जा रहा है कि कई पीढ़ी की कटकट मत देखो, तो जो ऐसा बोल रहा है उसके ऊपर तो एक्शन लेना पड़ेगा। सुधांशु जी जवाब ले लो। अनुराग जी आ रहा हूं, उसके बाद आप ही से महोदय, ये बोला नहीं जा रहा है, ये बोला नहीं जा रहा है, ये यथार्थ है। ये बताइए 75-80% SC ST OBC पूरे भारत में थे ना, तो पश्चिम बंगाल में थे, तो पूर्वी बंगाल में भी थे, जो आज का बांग्लादेश है वहां भी थे ना, वो कहां चले गए? मैं पूछना चाहता हूं, आज के बांग्लादेश के SC ST OBC जो 75% हिंदुओं में थे, वो कहां चले गए? पाकिस्तान के हिस्से में जो SC ST OBC थे, वो कहां चले गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? तो ये कोई हवा में थोड़ी बोला जा रहा है। आज ये बताइए, अच्छा भारत में आके देखिए, कश्मीर में, श्रीनगर में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, जो कहा जाता है पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, मुद्दे की बात करो, विकास की बात करो, कौन थी? कश्मीरी पंडित। 6 महीने में साफ हो गई ना। लाहौर में 1947 तक 75 से 80% हिंदू और सिख की आबादी थी, सब पढ़े लिखे थे, सब बिजनेस में थे, डेवलपमेंट ओरिएंटेड थे। 6 महीने में साफ। कराची में 2/3 आबादी सिंधी हिंदू और पंजाबी हिंदू की थी, पढ़े लिखे थे, ओरिएंटेड थे, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, 6 महीने में साफ।
और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं 1950s तक काबुल में 1/3 आबादी सिखों और हिंदुओं की थी और बिजनेस पे कंट्रोल 90% था 6 महीने में साफ। तो ये तो आंखों देखी है, ये कोई सुनी सुनाई नहीं है। मगर जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी है उनके लिए मुसलमानों के कट्टरपंथी तबके का ही साथ लेना है, अच्छे मुसलमान का साथ लेना ही नहीं है। अच्छे सच्चे से नहीं, अपराधी आतंकवादी का साथ लो, वो सत्ता का शॉर्टकट है, वो थोक विक्रेता है वोट का, उससे थोक वोट लो। क्या होता है 2 पीढ़ी बाद छोड़ो, हमसे क्या मतलब, हमें थोड़ी सोचना है। हमारी सरकार सोचती कि 25 साल का एजेंडा प्रधानमंत्री जी ने कहा अमृतकाल का, जो 1000 साल के भारत का आधार बनाएगा, यानी 25 साल का एजेंडा 1000 साल के भारत की सोच। इनमें से किसकी सोच है? इनको तो है 1-2 पीढ़ी की सत्ता, उसके बाद देखा जाएगा क्या होना है। नहीं तो विदेश में भी सबके लिंक है, अपना आराम से इधर उधर हो नहीं। देश